नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट्स ने, उसे प्लीज़ आप उसे अच्छे से फॉलो करिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी आइसोलेशन आईसीयू में अमंग कोविड सस्पेक्ट्स ड्यूटी लगी थी और वहाँ मैं या हम डॉक्टर्स जिस भी पेशेंट के लिए सबसे कम सस्पिशियस होते थे कि इस पेशेंट का सबसे कम चांस है पॉजिटिव आने के लिए कोविड के लिए, वो बंदा पॉजिटिव निकल जाता था, वो पेशेंट पॉजिटिव निकल जाता था। और सिमिलरली आप अगर लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, रनिंग के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो आपको सिमिलरली पता नहीं चलेगा कि आप जिस बंदे को सबसे कम सस्पेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव होने के लिए या आप जिससे इंटरेक्ट रिसेंटली करके आए हैं, वो बंदा कोविड पॉजिटिव हो सकता है और गिफ्ट में आपको बीमारी देके चला जाएगा वो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि घर से कम निकलिए, लॉकडाउन को फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, क्योंकि ये बीमारी मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है और ये हाईली इन्फेक्टिव डिजीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए अपना और लॉकडाउन को फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, बाहर विदाउट एनी रीज़न बाहर मत निकलिए। क्योंकि एक बार अगर ये स्प्रेड हो गई आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में या इंडिया में, तो इसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और इसे कंट्रोल करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें हो सकता है कि बहुत जाने चली जाए या मॉर्बिडिटी बहुत हाई हो सकती है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी दोनों ही बहुत हाई हो सकती है जब तक अपन इसको कंट्रोल कर पाएँ। तो एक ही तरीका है कि इसको स्प्रेड होने से ही हमें रोकना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका है लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। तो सिर्फ स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ध्यान रखिए। अब हम चालू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अभी तक जिस तरीके से कोविड-19 की बीमारी फैल रही है, इसके दो ही सॉल्यूशन नज़र आते हैं हमें, परमानेंट सॉल्यूशन। पहला, इसके अगेंस्ट हमें कोई इफेक्टिव मेडिसिन मिल जाए। दूसरा, कि हमारी कम्युनिटी में कोविड-19 के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अपनी 60% ऑफ पॉपुलेशन, 60% जनता के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कोविड-19 डिजीज़ के अगेंस्ट। ये होती है हर्ड इम्यूनिटी। और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का सबसे सेफेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन, जो जल्दी डेवलप हो और मैक्सिमम लोगों में ये वैक्सीनेशन करा जाए, यानी टीकाकरण करा जाए मैक्सिमम पॉपुलेशन में कोविड-19 के अगेंस्ट। तो इसी पर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, वैक्सीनेशन पर। तो आज के डिस्कशन को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। पहले में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के वैक्सीन, कितने प्रकार के वैक्सीन अभी रिसर्च फेज में चल रहे हैं। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कि क्यों विश्व भर के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। इसका रीज़न क्या है। पर एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों कई वैज्ञानिक, कई साइंटिस्ट होपफुल हैं, वो आशा कर रहे हैं कि शायद हमें कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन जल्दी भी मिल सकता है। और इसका कारण क्या है, वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो पहले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं कोविड-19 के अगेंस्ट कितने प्रकार की, कितने टाइप की वैक्सीन्स अभी रिसर्च फेज में चल रही है और कैसे ये वैक्सीन्स हमें प्रोटेक्शन देगी कोविड-19 बीमारी के अगेंस्ट। तो जितनी भी वैक्सीन्स अभी रिसर्च फेज में चल रही है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी में आएगी हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में वायरस की जो वायरुलेंस है, यानी कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, उसे कम कर दिया जाता है और उसके बाद उस वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। किल्ड वैक्सीन में वायरस को केमिकली इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसके बाद उसे हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हमारे शरीर में जाने के बाद हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इस वायरस के अगेंस्ट और फिर हमें इन एंटीबॉडीज के थ्रू प्रोटेक्शन मिल जाता है आगे इन्फेक्शन से।
सेकेंड कैटेगरी में हम बात करेंगे डीएनए आरएनए वैक्सीन कैंडिडेट्स के बारे में, जिसमें वायरस की जीन्स डीएनए या आरएनए इसे हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और हमारे शरीर में जाने के बाद ये जो जीन्स है ये हमारी सेल में एंटर कर जाती है। वहाँ जाके ये वायरस की प्रोटीन को सिंथेसाइज करना चालू कर देती है। और अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसमें ये जो प्रोटीन है ये स्पाइक प्रोटीन बनता है इन जीन्स के थ्रू। और स्पाइक प्रोटीन का काम क्या है वायरस में? ये स्पाइक प्रोटीन वायरस की आउटर सरफेस पे होता है और इसी स्पाइक प्रोटीन के थ्रू वायरस हमारी सेल से जाके चिपकता है और फिर सेल्स में एंटर कर जाता है और उसका हमारी ह्यूमन सेल्स का डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम इसे आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में दे देते हैं जीन्स को, तो ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है ये स्पाइक प्रोटीन और हमारी बॉडी इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। तो अगली बार जब हमें अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के पास पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार होती है उस स्पाइक प्रोटीन को इनएक्टिवेट करने के लिए, और फिर वो वायरस हमारे शरीर के सेल्स में जाके चिपक नहीं पाएगा, वो एंटर नहीं कर पाएगा और हम इन्फेक्शन से बच पाएंगे। तीसरी कैटेगरी की वैक्सीन कैंडिडेट्स में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रिकॉम्बिनेंट वायरस प्रोटीन को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और कोरोना वायरस के केस की बात करें तो वही इसमें वायरस का स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। हमारी बॉडी इसी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेंगी और अगली बार जब भी अगर हमें इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस का, तो क्या है कि जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में अवेलेबल थी आफ्टर वैक्सीनेशन स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, ये एंटीबॉडी उस वायरस के आउटर सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन है उनको जाके ये इनएक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वायरस हमारी शरीर की सेल्स पे जाके चिपक नहीं पाता, शरीर की सेल्स में एंटर नहीं कर पाता और उसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है इन्फेक्शन से। तो ये 3 कैटेगरीज थी वैक्सीन कैंडिडेट्स की। और करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी अराउंड 77 वैक्सीन कैंडिडेट्स अभी रिसर्च फेज में हैं, जिनमें 7 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, जिसमें कि लाइव एटेन्यूएटेड एंड किल्ड वैक्सीन आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 70 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं ये कैटेगरी 2, जिसमें कि अपने जीन्स को इंजेक्ट किया जाता है, वायरस की जीन्स को इंजेक्ट किया जाता है, या कैटेगरी 3 जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट वायरस प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है, इस पर बेस्ड है। अब सेकंड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे क्यों विश्व भर के वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगभग 12 से 18 महीने का समय मांग रहे हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, जो अभी बात चल रही है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, इनका क्या मतलब है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यूएसए के अनुसार वैक्सीन डेवलपमेंट में एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है और 3 फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो जो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज होता है इसमें वैक्सीन कैंडिडेट को एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है, चूहों में, गिनी पिग्स में, फेरेट्स में, इसमें वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। और प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज पहली मुश्किल चुनौती होती है मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसमें वैक्सीन उन्हीं जानवरों में दी जाती है जिनमें ये वायरस डिजीज कॉज कर सकता है और जो एनिमल्स इस वैक्सीन के लिए सेंसिटिव हैं। और इस प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में ये टेस्ट करा जाता है कि क्या एंटीबॉडी बन पा रही है इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट, कोविड-19 डिजीज के अगेंस्ट, और अगर ये एंटीबॉडी बन रही है तो क्या ये एंटीबॉडी प्रोटेक्शन दे पा रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो लगभग 71 जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अगर वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज को क्लियर कर जाती है तो वो जाती है फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन को ह्यूमन कैंडिडेट्स के अंदर टेस्ट करा जाता है और लगभग 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स को फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल किया जाता है। अब इस फेज 1 में देखा जाता है कि क्या ये वैक्सीन कैंडिडेट ह्यूमंस के में भी, इंसानों में भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रही है, और साथ में ये भी देखा जाता है कि इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं ह्यूमंस के अंदर। इस स्टेप के अंदर लगभग 2 महीने तक लग सकते हैं
फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि जो डोज है वैक्सीन का इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने के लिए उसे स्मॉल अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में हफ्ते दर हफ्ते यानी कि वीक बाय वीक स्लोली एस्केलेट करा जाता है, क्योंकि हमें हमारे जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी नुकसान से बचा रहे हैं कि सडनली आप एकदम से बहुत हाई डोज दे दो और पता चला कि साइड इफेक्ट आ गया, जिससे कि वॉलंटियर्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस स्टेज के अंदर वैक्सीन को स्मॉल अमाउंट्स में ग्रेजुअली एस्केलेट करा जाता है इसके इफेक्ट को और साथ में साइड इफेक्ट को देखने के लिए। और अभी की बात करें तो लगभग 3 यूएस की और यूके की कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जो कि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में काम कर रही है, यानी कि जिनने ह्यूमन वॉलंटियर्स पे टेस्टिंग चालू कर दी है। और बाकी 3 चाइनीज कंपनीज भी है, फार्मा कंपनीज भी है, जो कि फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में काम कर रही है। फेज 1 क्लियर करने के बाद वैक्सीन फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में जाती है। अब फेज 2 में ये टेस्ट करा जाता है कि हमारे ह्यूमंस का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वैक्सीन लगाने के बाद, और साथ में हमारे जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वैक्सीन लगाने के बाद उसे भी अच्छे से इवैल्यूएट करा जाता है। अब फेज 2 जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल है वो कई बार बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि जो वैक्सीन हमारे शरीर में कई बार इंजेक्ट करते हैं, कई बार वो विदाउट एंटीबॉडी प्रोडक्शन ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बिखर जाती है। तो इसलिए फेज 2 में कई बार मल्टीपल डोजेस लगानी पड़ती है वैक्सीन के इफेक्ट को असेस करने के लिए, और कई बार 2 डोजेस के बीच में 3 से 4 हफ्ते तक का समय लग जाता है। तो ये फेज कई बार लंबा चला जाता है। और एट प्रेजेंट की बात करूं, फिलहाल अभी कोई भी फार्मा कंपनी फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में नहीं पहुंची है। अगला फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल आता है, और ये और भी लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें वैक्सीन को हजारों हेल्दी वॉलंटियर्स पे टेस्ट किया जाता है और इन हेल्दी वॉलंटियर्स को लंबे टाइम तक फॉलो किया जाता है वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जांचने के लिए और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए। पर शायद कोविड-19 वैक्सीन के केस में ये टाइम कम हो सके, क्योंकि वैक्सीन की रिसर्च के अंदर मल्टीपल कंट्रीज, कई देश एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली कई देशों के हेल्दी वॉलंटियर्स को एनरोल किया जाएगा फेज 3 के अंदर, जिससे कि वैक्सीन डेवलपमेंट का जो टाइम है उसे हम कम कर सकें। तो शायद फेज 3 हमारा जल्दी ही पूरा हो सके। नेक्स्ट आता है अप्रूवल फेज। अगर कोई वैक्सीन कैंडिडेट प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज को और तीनों क्लिनिकल ट्रायल फेज को क्लियर कर लेता है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यूएसए से या फिर यूरोपियन मेडिकल एजेंसी से मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए। और नॉर्मली जो ये समय है अप्रूवल लेने का, ये 6 महीने तक जा सकता है, 6 मंथ्स तक जा सकता है। पर शायद कोविड-19 पैंडेमिक के केस में ये अप्रूवल कुछ हफ्तों में ही मिल जाएगा, ऐसा लगता है। तो अगर कोई वैक्सीन इन सारे फेजेस को क्लियर कर लेती है तो वो रेडी है मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के लिए। और इसमें अगर ये वैक्सीन किसी बड़ी फार्मा कंपनी ने डेवलप करी है, डिस्कवर करी है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को जल्दी से बढ़ा लेगी डिमांड के अनुसार। पर अगर किसी छोटी फार्मा कंपनी ने वैक्सीन को डिस्कवर करा है या डेवलप करा है तो उसे टाइम लग जाएगा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के अंदर। तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस सब डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो विश्व भर में वैज्ञानिक हैं वो बोल रहे हैं कि 12 से 18 महीने का समय लग सकता है कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप होने में। अब इस वीडियो के एंड में हम जानते हैं कि क्यों कई वैज्ञानिक, कई साइंटिस्ट ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद हमें कोरोना वायरस डिजीज के अगेंस्ट जल्दी ही हमें कोई वैक्सीन मिल सकता है। हमें शायद 12 से 18 महीने से कम समय लगे वैक्सीन बनाने के अंदर और जल्दी ही हम सुरक्षित हो पाएं इस बीमारी से, इस महामारी से। तो ऑप्टिमिस्टिक होने का जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि कोविड-19 का वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 इससे सिमिलर वायरसेस के अगेंस्ट, जो इससे मिलते जुलते वायरसेस हैं, उनके अगेंस्ट अभी विश्व में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो ये भी हेल्प करेगी वैक्सीन डेवलपमेंट में। दूसरा, WHO ने एक बहुत अच्छा फोरम, बहुत बड़ा फोरम बनाया है जिसकी में कि विश्व भर के जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हैं वो अपने प्लान्स को, अपनी इनिशियल फाइंडिंग्स को एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी वजह से वैक्सीन जल्दी ही डेवलप हो सकती है। तीसरा, कि जो इबोला वायरस फैला था
जिसका विश्व में जिसका कि मेजॉरिटी ऑफ जो इम्पैक्ट था वो अफ्रीकन कंट्रीज में था। उस टाइम पे मल्टीपल कंट्रीज ने साइमल्टेनियसली अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनमें वैक्सीन के ट्रायल्स करे थे, जिससे कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो टाइम था वो कम हो गया था, उसे शॉर्टन कर दिया गया था क्योंकि एक साथ सब जगह टेस्ट किया गया था कई वॉलंटियर्स में कई देशों में। तो वो एक्सपीरियंस भी कोविड-19 वैक्सीन को जल्दी डेवलप करने में हेल्प करेगा। और साथ में एबोला वायरस की वैक्सीन डेवलपमेंट की वजह से पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, एडवांसेस हुए हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर, वो भी हेल्प करेंगे हमें इस वैक्सीन को जल्दी बनाने में। और लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा कि जो स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था, उसके अंदर जो स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन बनी थी वो 4.5 महीने में बना ली गई थी। उस टाइम पे अप्रैल 2009 में WHO ने स्वाइन फ्लू को पैंडेमिक घोषित करा था और सितंबर 2009 तक विश्व के अंदर वैक्सीन डेवलप हो गई थी और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार थी। तो मैं इसलिए कहूँगा कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें आशा करनी चाहिए कि शायद हम जल्दी ही इसके अगेंस्ट वैक्सीन बना लेंगे और जल्दी ही इस महामारी का एंड होगा और हम सब जल्दी सेफ हो पाएंगे। और एंड में वीडियो में वापस रिपीट करूंगा कि लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से फॉलो करिए, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी फैल गई तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत 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 मुश्किल है। तो बस यहीं तक था ये सब आज का डिस्कशन। थैंक यू, धन्यवाद।